हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ और वो टॉपिक अपना चल रहा था जिसको हमने किया भारत के प्रमुख उद्योग, है ना। भारत के प्रमुख उद्योग को हमने कंप्लीट किया और आज एक ऐसा टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ बिल्कुल जहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और जहाँ बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, है ना। समझ से थोड़ा सा आराम से समझने का प्रयास करेंगे इन चीज़ों को। और ये जो आपको मेरे पीछे बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, भारत के प्रमुख बंदरगाह। और भारत के प्रमुख बंदरगाह जब हम सबसे पहले पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि बंदरगाह भारत में कौन कौन से हैं, है ना। फिर उसकी हम देखते हैं उनकी स्थिति कि वो जो बंदरगाह है वो स्थित कहाँ है ना। तो सबसे पहले कोई भी अगर अपन टॉपिक पढ़ते हैं तो उस टॉपिक में हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुट कहाँ से होते हैं, है ना, कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कोई भी बंदरगाह है वो उस बंदरगाह की स्थिति क्या है ना। उस बंदरगाह की स्थिति क्या है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जा सकता है उस बंदरगाह की विशेषता क्या है ना। उस बंदरगाह की कोई अगर विशेषता है तो आपसे प्रश्न विशेषता से पूछा जाएगा। और फिर भी अगर आपसे पूछा जाता है तो उसका कोई स्पेशल तथ्य क्या है ना। उस बंदरगाह से जुड़ा हुआ कोई तथ्य है तो वो तथ्य आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि भारत के जो प्रमुख बंदरगाह हैं वो कौन कौन से हैं, है ना। भारत के जो प्रमुख बंदरगाह हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अपन उनकी लिस्ट देखते हैं भाई। सबसे पहले अपन देखते हैं कौन कौन से बंदरगाह हैं। तो अपन नोट करते हैं। सबसे पहले अपन कहते हैं एक बंदरगाह का नाम है जिसको अपन कहते हैं कांडला बंदरगाह। खूब सुना है, कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह। उसके बाद जब मैं बात करता हूं तो मैं कह सकता हूं कि मुंबई बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? मुंबई बंदरगाह, है ना। मुंबई बंदरगाह। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं मुंबई के बाद जो बंदरगाह है वो बंदरगाह है जवाहरलाल 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 नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि एक बंदरगाह जो है जिसको अपन कहते हैं मार्म गांव बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? मार्म गांव बंदरगाह। मार्म गांव बंदरगाह है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो मैं कह सकता हूं एक बंदरगाह जो है इसको अपन कहते हैं न्यू मंगलोर। क्या कह सकते हैं? न्यू मंगलोर बंदरगाह। न्यू मंगलोर बंदरगाह। न्यू मंगलोर बंदरगाह। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं एक है कोचीन बंदरगाह, या जिसको अपन कोची बंदरगाह भी कहते हैं। कोची बंदरगाह। कोची बंदरगाह। फिर अगर अपन बात करें तो हम कह सकते हैं कि एक जो बंदरगाह है वो है तूती तूतीकोरन बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? तूतीकोरन। फिर अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं चेन्नई बंदरगाह है। कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह। फिर अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं एन्नोर बंदरगाह है। कौन सा है? एन्नोर बंदरगाह। और एन्नोर के बाद अगर मैं बात करता हूं तो मैं कह सकता हूं विशाखापट्टनम बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम बंदरगाह। और अगर विशाखापट्टनम के बाद अगर मैं बात करता हूं तो मैं कहता हूं पारादीप। कौन सा है? पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह। और पारादीप के बाद अगर मैं बात करूं तो मैं कहता हूं हल्दिया है। कौन सा है? हल्दिया। हल्दिया बंदरगाह। और हल्दिया के बाद अगर मैं बात करता हूं तो मैं कहता हूं कोलकाता बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? कोलकाता बंदरगाह।
तो हमने देखा कि कुल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टोटल बंदरगाह कितने हुए? 13 बंदरगाह हुए, है ना, जिसमें से कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मार्मगांव बंदरगाह, न्यू मैंगलोर बंदरगाह और कोच्चि बंदरगाह। फिर हम कहते हैं तूतीकोरन बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह है, एन्नोर बंदरगाह है, विशाखापट्टनम है, पारादीप है, हल्दिया है और कोलकाता बंदरगाह है। तो सबसे पहला प्रश्न तो आपके दिमाग में जो आएगा ये पूछा जा सकता है कि कौन सा बंदरगाह भारत में है और कौन सा भारत में नहीं। ठीक है, तो आपको टोटल 13 नाम याद रखने हैं और याद कैसे रखोगे? क्रम से कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, मार्मगांव, न्यू मैंगलोर, कोचीन, तूतीकोरन, चेन्नई, एन्नोर, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया और कोलकाता। अब अपन देखते हैं यहां से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, है ना, यहाँ है ना। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं इनको भारत की मैप पर समझते हैं, है ना। तो देखो आपको समझ होना चाहिए कि भारत जो है इसके पश्चिमी भाग में जो यहाँ है उसे अपन कहते हैं अरब सागर, और ये जो भाग है पूर्वी भाग इसको अपन कहते हैं बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी। क्या कहते हैं? बंगाल की खाड़ी। अब समझो भारत की जो सीमा लगती है यहाँ सर क्रीक से लेकर और यहाँ पश्चिमी बंगाल तक, ये जो भाग है यहाँ है पश्चिमी बंगाल और ये है अपना गुजरात। क्या है? गुजरात। अब यहाँ आपको समझना पड़ेगा, आराम से समझना है भाई, है ना, समझना है, समझोगे तभी ये क्वेश्चन आप सही कर पाओगे। यहां से लेकर सर क्रीक से लेकर और यहाँ है दमन। कौन सा है? दमन, जो अपना केंद्र शासित प्रदेश है दमन। उसके बाद ये जो भाग है अपना, यहाँ है गोवा। कौन सा है? गोवा। और गोवा से लेकर ये जो भाग है ये है न्यू मैंगलोर। कौन सा है? न्यू मैंगलोर। अब देखो दमन से गोवा और गोवा से न्यू मैंगलोर, और न्यू मैंगलोर से जब मैं बात करता हूं तो मैं कहता हूं ये जो भाग है इसके अपन कहते हैं कन्याकुमारी, जो कि भारत का दक्षिणी बिंदु है, क्या है? दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी। अब समझो यहां से सबसे पहले अपन सर क्रीक से लेकर दमन तक का जो ये तट है, इस भाग को अपन कहते हैं, काठियावाड़ तट। क्या कहते हैं? काठियावाड़ तट, या इसी को अपन कहते हैं, एक नाम और मिलता है अपने को, काकरा पार तट। कौन सा तट है? काकरा पार तट, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि सर क्रीक से लेकर दमन तक जो भारत की सीमा, जलीय सीमा बनती है, इस भाग को अपन कहते हैं काठियावाड़ तट। क्या कहते हैं? काठियावाड़ तट। अब समझो ये जो काठियावाड़ तट है इसमें ये जो आपको दिखाई दे रहा है जिसमें 3 और भाग स्थल है और बीच में जल है, बीच में क्या भाग है? जल। इसको अपन कहते हैं कच्छ की खाड़ी। क्या कहते हैं भाई? कच्छ की खाड़ी। और जस्ट इसके नीचे जो आपको ये दिखाई दे रहा है जिसके तीनों और स्थल भाग है और एक तरफ जल भाग है, इसको अपन कहते हैं, इस भाग को कहते हैं खंबात की खाड़ी। क्या कहते हैं? खंबात की खाड़ी। आराम से समझना इस चीज को कि हमने कहा कि गुजरात से लेकर पश्चिमी बंगाल तक, है ना,
गुजरात से लेकर जब मैं ऊपर से घूमता हूं तो भारत की स्थलीय सीमा बनती है। कौन सी सीमा बनती है? स्थलीय सीमा बनती है। और जब मैं समुद्र से चक्कर लगाता हूँ गुजरात से लेकर और इधर से घूमते हुए अगर मैं जाता हूँ तो इसको अपन बोलते हैं जलीय सीमा। क्या बोलते हैं? जलीय सीमा। और जो जलीय सीमा लगती है, इसी जलीय सीमा पर भारत के जो 13 प्रमुख बंदरगाह हैं वो स्थित है कि नहीं? तो हम बात करते हैं यहाँ गुजरात, गुजरात से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र से गोवा, कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से ओडिशा, ओडिशा से हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल। तो टोटल जो ये राज्य हैं ये क्या बनाते हैं? जलीय सीमा, जिसमें से भारत के पश्चिमी तट की सीमा जो बनती है जल के साथ अरब सागर और पूर्वी तट पर बनाता है बंगाल की खाड़ी। यहां तक कोई डाउट नहीं है? अब समझो, हमने कहा कि गुजरात के सर क्रीक से लेकर दमन तक जो तटीय सीमा है उसको हम कहते हैं काठियावाड़ तट। क्या कहते हैं? काठियावाड़ तट। ठीक है, बिल्कुल सही कहा सर। अब आ जाओ, अब दमन से लेकर गोवा तक का जो भाग है इस भाग को अपन कहते हैं कोंकण तट। क्या कहते हैं? कोंकण तट। और गोवा से लेकर जो न्यू मैंगलोर तक का जो भाग है इसको अपन कहते हैं कन्नड़ तट। क्या कहते हैं? कन्नड़ तट। या इसको मैं कहता हूं कनारा तट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कनारा तट। तो आपको ध्यान देना है, आपको ध्यान क्या देना है? सबसे पहले कहा सरक्रीक से दमन, दमन से गोवा, गोवा से न्यू मैंगलोर और न्यू मैंगलोर से अपने आता है कौन सा? न्यू मैंगलोर से अपने आता है कन्याकुमारी तक का जो भाग आता है इसको अपन कहते हैं मालाबार तट। मालाबार तट। और मैंने जब आपको उद्योग पढ़ाया तो मैंने कहा नारियल के लिए जो नारियल उद्योग प्रसिद्ध है वो केरल का है। और मैंने आपको बताया था कि मालाबार जो तट है इस तट पर लेटेराइट मृदा पाई जाती है जो नारियल और काजू के लिए बहुत ज्यादा फेमस है भाई, है ना, बहुत ज्यादा उपयोगी है। और यही कारण है कि यहाँ काजू और नारियल की अधिकता पाई जाती है केरल में। दूसरी बात हमने पढ़ा था कि जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में प्रवेश करता है तो सबसे पहले मालाबार तट पर वर्षा करता है। कब करता है? 1 जून को करता है ना। दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले वर्षा कहाँ करता है? मालाबार तट पे। तो आपको देखो एक दूसरे को जोड़कर जब आप पढ़ोगे तो बिल्कुल आसान लगेगा, कोई कोई हैवी टॉपिक नहीं है, आराम से समझो, है ना। हमने कहा कि भारत की जो पश्चिमी जलीय सीमा है वो कुल चार तटों से मिलकर बनी है। तो इन 4 तटों को मैं एक साथ लिखूं तो मैं लिख सकता हूं कि सबसे पहला जो तट है वो है काठियावाड़ तट। कौन सा है? काठियावाड़ तट सबसे पहला है। दूसरी जब मैं बात करता हूं तो मैं कह सकता हूं कोंकण तट है। कौन सा है? कोंकण तट। तीसरे की जब मैं बात करता हूं तो मैं कह सकता हूं कन्नड़ तट है। कौन सा तट है? कन्नड़ तट। नेक्स्ट जब मैं बात करता हूं तो मैं कह सकता हूं मालाबार तट। कौन सा तट है? मालाबार तट। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि ये जो काठियावाड़ तट है ये सर क्रिक से दमन तक है कि नहीं? सर क्रिक से कहां तक है? दमन तक। फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि कोंकण जो तट है ये दमन से गोवा तक है। कहां तक है? दमन से गोवा। फिर मैं अगर कन्नड़ तट की बात करूं तो गोवा से न्यू मैंगलोर तक है। न्यू मैंगलोर तक है। और फिर मैं अगर बात करता हूं कि मालाबार तट जो है वो न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी तक है। कहां तक है? कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी तक, है ना। तो अब इसको आप आराम से समझो
इसको आराम से समझो। हमने ये कहा कि भारत की जो जलीय सीमा है, उस जलीय सीमा के पश्चिम तट पर, यानी कि आपसे पूछा जा सकता है अरब सागर के साथ, और अरब सागर के साथ कुल तट निर्धारित किए जाते हैं, काठियावाड़ तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट, है ना, मालाबार तट। तो यहां तक आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन इसमें आगे देखते हैं कहां तक कौन सा डिटेल शिफ्ट करना है ना। नेक्स्ट अपन देखते हैं, हमने यहां कंप्लीट किया कि भारत का जो अरब सागर के साथ जो तट सीमा बनाते हैं उनको हमने कंप्लीट किया। अब हम देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी के साथ, बंगाल की खाड़ी, और हमने यहां तक पढ़ लिया कि बंगाल की खाड़ी में ये जो अपना है कन्याकुमारी, है ना, कन्या, ये जो भाग है अपना क्या है, कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी से लेकर ये जो झील है आपकी, ये जो झील है, इस झील को अपन कहते हैं पुलिकट झील। क्या कहते हैं, पुलिकट, पुलिकट झील। और ये जो पुलिकट झील है ये है आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, है ना, आंध्र प्रदेश। तो कन्याकुमारी से लेकर और पुलिकट झील तक का जो तट कहलाता है, इसको अपन कहते हैं, क्या कहते हैं, बताओ आप इसको। ये है कोरोमंडल। कौन सा मंडल है, कोरोमंडल, कोरोमंडल तट। कौन सा तट है, कोरोमंडल तट, यानी कन्याकुमारी से लेकर पुलिकट झील तक। ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि यहाँ महाराष्ट्र से गोदावरी नदी का उद्गम होता है और वो अपना डेल्टा बनाती है। और यहाँ जब अपन इस डेल्टा की बात करते हैं, गोदावरी नदी के डेल्टा की, तो गोदावरी नदी जो है वो अपना डेल्टा बनाती है, और इस डेल्टा तक ये जो भाग है, इस भाग को अपन कहते हैं, इस तट को अपन कहते हैं उत्तरी सरकार तट। क्या कहते हैं, उत्तरी, उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। या इसका एक जगह, कई जगह अपने को नाम मिलता है गोलकुंडा, गोलकोंडा तट। फिर अपन बात करते हैं कि यहां से आगे जब अपन आगे बढ़ते हैं तो ये जो उड़ीसा का तट है, इसको अपन कहते हैं उत्कल, उत्कल, या इसको बोलते हैं कलिंग का तट, उत्कल या कलिंग तट। और सबसे लास्ट में जब अपन बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो भाग है इसको अपन बोलते हैं बोंगा तट, बोंगा तट। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत के पूर्वी तट पर कौन कौन से तट स्थित है। तो आपको बताना है सबसे पहले कोरोमंडल तट, कन्याकुमारी से पुलिकट झील, पुलिकट झील से गोदावरी के डेल्टा तक उत्तरी सरकार या गोलकोंडा तट, और फिर यहाँ से जो उड़ीसा का तट है जहां हम बात करते हैं, ये जो झील है, इस झील को अपन क्या कहते हैं, चिल्का झील। क्या कहते हैं, चिल्का झील, चिल्का झील। चील उड़ी हमने याद किया था ना, चील उड़ी, यानी कि चिल्का झील उड़ीसा में है, और इसके जस्ट ऊपर है बोंगा तट। तो आपको आराम से ये याद होगा, है ना, आराम से, बिल्कुल आराम से याद होगा। तो हम सबसे पहले लिख सकते हैं कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। उसके बाद जब मैं बात करता हूं दूसरा, उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। फिर अगर मैं बात करता हूं तो मैं कह सकता हूं कलिंग तट,
कलिंग तट, और इसी को अपन क्या कहते हैं, उत्कल, उत्कल तट। फिर हम बात कर सकते हैं बोंगा तट। कौन सा तट है, बोंगा तट। तो आपको ध्यान रखना है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल है, कोरोमंडल के बाद अपन बात करते हैं उत्तरी सरकार की, फिर अपन बात करते हैं उत्कल या कलिंग तट की, और फिर अपन बात करते हैं बोंगा तट की। तो टोटल तट कंप्लीट हो गई। और हमने कौन कौन से किए, देखो समझते हैं। हमने कहा कि जो अगर अपन पश्चिमी तटों की बात करते हैं, पश्चिमी तट, पश्चिमी तट, और पश्चिमी तट की जब अपन बात करते हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग में पहला ही प्रश्न आता है सर कांडला से लेकर, सर क्रीक से लेकर जो है वो है काठियावाड़। कौन सा तट है, काठियावाड़ तट। दूसरा आपके दिमाग में आता है सर कोंकण तट है। कौन सा तट है, कोंकण तट। तीसरा हम कह सकते हैं सर कन्नड़ तट है, कन्नड़ तट है। और लास्ट हम कह सकते हैं सर मालाबार तट है। कौन सा तट है, मालाबार तट। फिर अपन कह सकते हैं कि जो पूर्वी पूर्वी जो तट है, पूर्वी तटों की जो पूर्वी तट जो हैं वो कौन कौन से हैं। जब पूर्वी तटों की अपन बात करते हैं तो सबसे पहले आप कहोगे सर कोरोमंडल है। कौन सा है, कोरोमंडल, कोरोमंडल तट है। फिर हम दूसरे की बात करते हैं उत्तरी सरकार। कौन सा है, उत्तरी सरकार तट। कौन सा तट है, उत्तरी सरकार। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट, अगर मैं कहता हूं तो मैं कहता हूं उत्कल। कौन सा है, उत्कल, या मैं जिसको कहता हूं कलिंग, क्या कहता हूं, कलिंग तट है। और लास्ट जो है अपना वो क्या है, बोंगा तट, बोंगा तट। तो यहां से आपको बिल्कुल स्पष्ट स्थिति बनती है, काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़, मालाबार, कोरोमंडल, उत्तरी सरकार और उत्कल और बोंगा। ये वही कोरोमंडल तट है जहां जहां उत्तर पूर्व से लौटता हुआ मानसून जो आता है वो भारत में वर्षा करता है, जो आम की फसल के लिए बहुत उपयोगी होता है। इसीलिए अपन इसको यहाँ बोलते हैं मैंगो सावर्स। क्या बोलते हैं, मैंगो सावर्स। अब देखो समझो, यहां से अब आपको मैं बिल्कुल आराम से समझा दूंगा, तो आपको यहाँ बंदरगाह समझने बिल्कुल आसान हो जाएंगे। ये इसकी पृष्ठभूमि थी भाई, है ना। अब समझो, यहां जब अपन बात करते हैं तो यहाँ एक बंदरगाह है जिसको हम कहते हैं कांडला बंदरगाह। क्या कहते हैं, कांडला बंदरगाह। दूसरा यहाँ एक बंदरगाह जो है, यहाँ एक बंदरगाह है मुंबई। कौन सा बंदरगाह है, मुंबई। मुंबई जो है ये कौन से द्वीप पर स्थित है, सेलसेट द्वीप पर। कौन से द्वीप पर है, सेलसेट। और जस्ट इसके यहाँ एक बंदरगाह है जिसको अपन कहते हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। फिर जब अपन बात करते हैं गोवा की, तो यहाँ गोवा में कौन सा है, मार्मगांव। कौन सा है, मार्मगांव बंदरगाह, मार्मगांव बंदरगाह। कहाँ है, गोवा में। फिर अपन बात करें तो हम कहते हैं यहाँ एक बंदरगाह है जिसको अपन कहते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं बताओ, मैंने लिस्ट बनवाई थी आपको। ये जो बंदरगाह है इस बंदरगाह को अपन कहते हैं न्यू मैंगलोर बंदरगाह। क्या कहते हैं, न्यू मैंगलोर बंदरगाह। और फिर अपन बात करें तो लास्ट में जो अपने यहाँ जो बंदरगाह है इसको अपन कहते हैं कोच्चि बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है, कोच्चि, कोच्चि बंदरगाह। कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मार्मगांव बंदरगाह और कोच्चि और न्यू मैंगलोर। आपको आराम से समझ आया होगा कि ये जो पूरा का पूरा भाग है ये अपना पश्चिमी तट है। कौन सा तट है, पश्चिमी तट है। और इसके अलावा जब मैं बात करूं तो यहाँ यहाँ मन्नार की खाड़ी में एक बंदरगाह है जिसको अपन बोलते हैं तूतीकोरन।
कौन सा बंदरगाह है? तूतीकोरन बंदरगाह, तूतीकोरन बंदरगाह। जस्ट इसके ऊपर यहाँ चेन्नई बंदरगाह है। कौन सा है? चेन्नई, चेन्नई बंदरगाह। और चेन्नई बंदरगाह के जस्ट ऊपर है एन्नोर बंदरगाह। कौन सा है? एन्नोर, एन्नोर बंदरगाह। और ये जो तीनों बंदरगाह हैं, ये तीनों बंदरगाह हैं तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। फिर जब मैं बात करता हूं, इससे ऊपर आगे बढ़ता हूं, तो मैं कहता हूं कि ये जो बंदरगाह है आपका, यहाँ एक बंदरगाह है जिसको अपन कहते हैं विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। और ये जो विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है, ये बंदरगाह है आंध्र प्रदेश में। इसके बाद जब मैं उड़ीसा पर बात करता हूं, तो यहाँ है पारादीप। कौन सा है? पारादीप बंदरगाह है, जो कि उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। उसके बाद जब मैं बात करता हूं, तो यहाँ यहाँ गंगा नदी के मुहाने पर एक बंदरगाह है हल्दिया। कौन सा है? हल्दिया बंदरगाह। और यहाँ यहाँ हुगली नदी के तट पर स्थित है कोलकाता बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? कोलकाता बंदरगाह। ये बंदरगाह जो हैं, ये भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं। अब देखो, आपको यहाँ समझना होगा भाई आराम से। यहाँ जब मैं बात करता हूँ, गंगा नदी का प्रवाह होता है। जैसे ही गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो इसको क्या कहा जाता है? पद्मा। क्या कहा जाता है इसको? पद्मा कहा जाता है भाई, है ना। यहाँ ये पद्मा नदी के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और इसी की एक वितरिका जो है हुगली नदी, और हुगली नदी के तट पर स्थित है कोलकाता। वितरिका के रूप में कौन सी है? हुगली वितरिका आती है। और इसी के साथ में जब अपन बात करते हैं यहाँ, तो ये जो नदी गंगा बांग्लादेश में जब बहती है, तो इसको कहते हैं पद्मा। इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है और यंगयप दर्रे से प्रवेश करते हुए, और जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो इसको अपन कहते हैं जमुना। क्या कहते हैं? जमुना। और ये पद्मा और जमुना जब दोनों मिलती है, तो इसको क्या कहते हैं? मेघना, है ना। इसको क्या कहते हैं? मेघना। तो ये यंगयप दर्रे से, अरुणाचल प्रदेश से यंगयप दर्रा है, और यहाँ से प्रवेश करती है कहाँ? भारत में ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो कहाँ से प्रवेश करती है? यंगयप दर्रे से। और ये जो है, ये है गंगा नदी। कौन सी है? गंगा नदी। अब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पद्मा। और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना। और जब दोनों एक जगह मिलती है, तो इसको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं मेघना नदी। क्या कहते हैं भाई? मेघना नदी, है ना। तो आप इसका एक आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन एक एक की विशेषताएं करेंगे भाई, है ना। एक एक की विशेषताएं करेंगे। कौन सा बंदरगाह जो है उसकी क्या क्या विशेषता है ना। कौन सा जो बंदरगाह है उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, वो विशेषताएं करेंगे, है ना। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट अपन एक एक की डिटेल करते हैं, है ना। एक एक की डिटेल करते हैं। सबसे पहले अपन कहते हैं एक बंदरगाह जो है वो अपना है कांडला, कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह। और जब कांडला बंदरगाह की अपन बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं कांडला जो बंदरगाह है, ये कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी गुजरात में स्थित है। कहाँ है? कच्छ की खाड़ी गुजरात। फिर अपन कह सकते हैं कि ये जो कांडला जो बंदरगाह है अपना, कांडला जो बंदरगाह है, जब भारत का विभाजन होता है, और जब भारत का विभाजन होता है, तो कराची जो बंदरगाह है, जो सिंधु नदी के तट पर स्थित था, कराची बंदरगाह। और कराची जो बंदरगाह था वो किसके अधिकार क्षेत्र में चला गया? पाकिस्तान के। तो भारत को यहाँ बंदरगाह की आवश्यकता थी, क्योंकि क्योंकि गुजरात में हमने पढ़ा था, अहमदाबाद जो था वो सूती वस्त्र के लिए सबसे ज्यादा कारखाने स्थापित थे। तो यहाँ से जो व्यापार होता था, इसके अलावा पूरा का पूरा राजस्थान और गुजरात नमक उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो यहाँ से नमक का निर्यात है।
तो इसके लिए कांडला बंदरगाह की आवश्यकता महसूस हुई और ये कांडला बंदरगाह विकसित होता। यहां से आपको पूछा जा सकता है कि सबसे पहले ये ज्वारीय बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि इसका नया नाम है पंडित दीन दयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। और ये जो नाम दिया गया था, ये नाम दिया गया था 26 सितंबर 2017 को, 26 सितंबर 2017। और इससे अगर आपसे विशेष पूछा जाता है तो आप बता सकते हो यहां से नमक का निर्यात किया जाता है, निर्यात किया जाता। यहां से किसका निर्यात किया जाता है? नमक का निर्यात किया जाता है कांडला बंदरगाह से। कच्छ की खाड़ी गुजरात में स्थित है। इसके अलावा इसकी विशेषता ज्वारीय बंदरगाह है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कहा जाता है। वर्तमान में इसका नाम बदला था 26 सितंबर 2017 को और यहां से नमक का निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं मुंबई बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? मुंबई बंदरगाह। और ये जो मुंबई बंदरगाह जो है, ये भारत का सबसे व्यस्त सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है भाई, है ना। भारत का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। इसके अलावा जब मैं मुंबई बंदरगाह की बात करता हूं तो मैं कहता हूं इसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रवेश द्वार कहा जाता, इसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि ये किसके लिए प्रसिद्ध है तो आपको बताना है ये जो है ये पेट्रोलियम पदार्थों के लिए, पेट्रोलियम पदार्थों का आयात किया जाता है। यहाँ क्या किया जाता है? आयात। इस बात का ध्यान रखना है ना। पेट्रोलियम पदार्थों का सर्वाधिक आयात किया जाता है मुंबई बंदरगाह से। कौन से बंदरगाह से? मुंबई बंदरगाह से। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मुंबई जो बंदरगाह है, ये जो बंदरगाह है, ये जो मुंबई शहर है, ये कौन से द्वीप पर है तो आपको बताना है सेलसेट। कौन सा द्वीप है? सेलसेट द्वीप पर, है ना। मुंबई स्थित है सेलसेट द्वीप पर। तो आपसे पूछा जा सकता है मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। इसके अलावा जब बात करते हैं इसे भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं और पेट्रोलियम पदार्थों के लिए। अब खास बात यह है कि ये सबसे व्यस्त है, इसीलिए इसका भार कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह विकसित किया गया है। नेहरू बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। और किसका भार कम करने के लिए है? किसका भार कम करने के लिए? मुंबई बंदरगाह का भार कम करने के लिए कौन सा बंदरगाह विकसित किया गया? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, महाराष्ट्र में। और इसी का नया नाम है नहावा सेवा बंदरगाह, नहावा सेवा बंदरगाह। और ये जो नहावा सेवा बंदरगाह जो है, ये भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह है, है ना, आधुनिक बंदरगाह है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, सबसे आधुनिक बंदरगाह है। और सबसे लास्ट में मैं आपको नोट करवाऊंगा ये बात कि जैसे ही अपन बात करते हैं भारत की, और जब मैं भारत की बात करता हूं तो भारत का जो अपना पश्चिमी तट है, उस पश्चिमी तट पर जितने भी बंदरगाह हैं वो सभी क्या हैं? प्राकृतिक। कैसे हैं? प्राकृतिक। लेकिन एक बंदरगाह ऐसा है जो कृत्रिम है, और वो कृत्रिम जो बंदरगाह है वो कौन सा है? नहावा सेवा। कौन सा है? नहावा सेवा। तो एक लाइन में अपने को याद हो जाएगा कि भारत के जो भी
पश्चिमी तट पर जो भी बंदरगाह हैं वो सारे के सारे प्राकृतिक हैं, केवल एक को छोड़कर, वो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में। और इसका विकास किया जाता है किसके लिए किया जाता है कि ये मुंबई बंदरगाह का भार कम कर सके। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके बाद कि कौन सा बंदरगाह है, चलो बताओ आप लोग कौन सा बंदरगाह है। इसके बाद अपना जो बंदरगाह आता है वो आता है मार्मगांव। कौन सा आता है? मार्मगांव बंदरगाह, मार्मगांव बंदरगाह। और ये जो मार्मगांव बंदरगाह जो है, ये बंदरगाह है गोवा में। और गोवा में भी आपसे पूछा जाए तो एक नदी है जिसको अपन कहते हैं जुआरी नदी, यानी कौन सी नदी है? जुआरी नदी के मुहाने पर, नदी के मुहाने पर स्थित है, जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है, जुआरी नदी के मुहाने पर, है ना। और दूसरा सबसे बड़ा ये है कि जो बाबा बुदन की जो पहाड़ियां हैं, बाबा बुदन की पहाड़ियों से, बाबा बुदन की जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों से लौह अयस्क जो आता है, लौह अयस्क, बाबा बुदन की पहाड़ियों से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है, लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है, लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। और यही कारण है कि इसको पश्चिमी तट का लौह बंदरगाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पश्चिमी तट का लौह बंदरगाह कहा जाता है, लौह बंदरगाह कहा जाता है, लौह बंदरगाह कहा जाता है, पश्चिमी तट का लौह बंदरगाह कहा जाता है। तो हमने कहा मार्मगांव बंदरगाह गोवा में है, जुआरी नदी के मुहाने पर है। बाबा बुदन की जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियां, ये जो पहाड़ियां हैं ये कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। और इस पहाड़ियों से जितना भी लौह निकलता है उस सार लौह का निर्यात किया जाता है। और ये इसकी विशेषता ये है कि इसे पश्चिमी तट का लौह बंदरगाह कहा जाता है, पश्चिमी तट का लौह बंदरगाह कहा जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं न्यू मैंगलोर, है ना। कौन सा बंदरगाह है? न्यू मैंगलोर, अपना न्यू मैंगलोर बंदरगाह है, न्यू मैंगलोर बंदरगाह। और ये जो न्यू मैंगलोर बंदरगाह है ये अपना कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, कर्नाटक में। और इसकी विशेषता ये है कि सबसे बड़ी विशेषता है इसकी, आपको मैं बता देता हूं, इसे भारत का कॉफी बंदरगाह कहा जाता है, कॉफी बंदरगाह है, कॉफी बंदरगाह है कहा जाता है, कॉफी बंदरगाह है कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का कॉफी बंदरगाह कौन सा है तो न्यू मैंगलोर बंदरगाह। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बाबा बुदन की पहाड़ियों से लौह के साथ कर्नाटक भारत का सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन करता है और यहाँ से कॉफी का सर्वाधिक निर्यात किया जाता है। इसीलिए अपन न्यू मैंगलोर बंदरगाह को भारत का कॉफी बंदरगाह कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए विश्व का कॉफी बंदरगाह, विश्व का कॉफी बंदरगाह। और मैंने कल वाली क्लास में आपको कहा था कि ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहते हैं? फेजेंडा। और यही एक बंदरगाह है जिसको अपन कहते हैं सेंटोस बंदरगाह। कौन सा है? सेंटोस बंदरगाह। कहाँ है? ब्राजील में। विश्व का कॉफी बंदरगाह कहा जाता है सेंटोस बंदरगाह। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगला जो अपना बंदरगाह है वो है कोची। कौन सा है? कोची, कोची बंदरगाह। और ये जो कोची बंदरगाह है ये बंदरगाह कहाँ है? केरल में। कहाँ है? केरल में। और जब मैं इसकी विशेषता की बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि ये जो कोची जो बंदरगाह है यहां से मसाला निर्यात किया जाता है। क्या किया जाता है? मसाला निर्यात। तो इसे अपन क्या कहते हैं? मसाला बंदरगाह। क्या कहते हैं? भारत का मसाला बंदरगाह, भारत का मसाला बंदरगाह कोची बंदरगाह। और इसका एक नाम और है भाई, बहुत ज्यादा फेमस है, कई बार पूछा गया है, इसे कहते हैं अरब सागर की रानी। क्या कहते हैं? अरब सागर की रानी कहा जाता है। किस बंदरगाह को कहा जाता है अरब सागर की रानी?
कोच्चि बंदरगाह को कहा जाता है ना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, है ना। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें, नेक्स्ट अपन देखते हैं तूतीकोरन बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया। जो हमारे पश्चिमी पश्चिमी तट पर थे, कौन कौन से थे? कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, नहासावा, इसके अलावा मारगांव, इसके अलावा हमने कहा न्यू मैंगलोर, और लास्ट में हमने कहा कोच्चि बंदरगाह। अब अपन पढ़ेंगे सबसे पहले तूतीकोरन, तूतीकोरन बंदरगाह। और ये जो तूतीकोरन बंदरगाह है, ये कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी। और मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, कहाँ है? तमिलनाडु। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो बंदरगाह है, इस बंदरगाह से, इस बंदरगाह से भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार होता है। किसके बीच? भारत व श्री के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार किया जाता है, व्यापार किया जाता है। भारत और श्रीलंका के बीच क्या किया जाता है? व्यापार किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसे इसे मोती बंदरगाह कहा जाता है, मोती, मोती बंदरगाह, मोती बंदरगाह कहा जाता है। भारत का मोती बंदरगाह कौन सा है? मोती बंदरगाह तूतीकोरन। कौन सा बंदरगाह है? मोती बंदरगाह, तूतीकोरन बंदरगाह। और अगर आपसे पूछा जाए मोतियों का शहर, मोतियों का शहर, तो आपको बताना है मोतियों का जो शहर है वो कौन सा है? हैदराबाद। कौन सा है? हैदराबाद। मोतियों का शहर हैदराबाद। फिर अपन इससे आगे बात करते हैं तो हम कहते हैं अगला जो बंदरगाह है वो है चेन्नई। कौन सा है? चेन्नई, चेन्नई बंदरगाह। और ये जो चेन्नई बंदरगाह, ये कहाँ है? तमिलनाडु में। और जब मैं चेन्नई बंदरगाह की बात करता हूं तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसका यही है कि यह भारत का, भारत का सबसे प्राचीन, भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह है। भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह है। भारत का जो सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह है। इसके अलावा, इसके अलावा पूर्वी तट का, पूर्वी तट का सबसे व्यस्त बंदरगाह है, सबसे व्यस्ततम, सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। पूर्वी तट का सबसे व्यस्ततम जो बंदरगाह है वो कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह, है ना। कौन सा बंदरगाह है? एन्नोर। और एन्नोर बंदरगाह जो है, एन्नोर बंदरगाह, और ये कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु। और ये जो एन्नोर जो बंदरगाह है, ये बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह का भार कम करने के लिए विकसित किया गया है। चेन्नई बंदरगाह है का भार कम करने के लिए, भार कम करने के लिए, भार कम करने के लिए विकसित किया गया, विकसित किया गया। कौन सा बंदरगाह विकसित किया गया? एन्नोर बंदरगाह है जो तमिलनाडु में है। इस चेन्नई बंदरगाह का भार कम करने के लिए विकसित किया गया। और इसका जो विकास किया था वो एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक के सहयोग से इसका विकास किया गया। और ये जो एशियाई विकास बैंक है, इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है? मनीला, मनीला। और मनीला कहाँ है? फिलीपींस में।
तो आपको याद रखना है, एशियाई विकास बैंक के सहयोग से कौन से बंदरगाह का निर्माण किया गया? एन्नोर बंदरगाह जो तमिलनाडु में है और चेन्नई का भार कम करने के लिए विकसित किया गया। और इसी को अपन कहते हैं, इसी बंदरगाह को अपन क्या कहते हैं? इसी बंदरगाह को अपन कहते हैं के कामराजन। इसी बंदरगाह को के कामराजन बंदरगाह भी कहा जाता है। इसी के साथ अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो ये कृत्रिम बंदरगाह है। कैसा है? कृत्रिम बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह है ना। नेक्स्ट अपन हमने 3 किए, तूतीकोरन, चेन्नई और एनोर। अगला जो अपना बंदरगाह है वो है विशाखापट्टनम। कौन सा है? विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह है। और ये जो विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है ना, इस बंदरगाह की स्थिति है आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश। और सबसे बड़ी इसकी विशेषता एक ही है कि यह भारत का यह भारत का सबसे गहरा व प्राकृतिक बंदरगाह है। यानी कि सबसे गहरा जो बंदरगाह है वो कौन सा है? आपका विशाखापट्टनम। और ये जो विशाखापट्टनम जो है ये हाथी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। हाथी पहाड़ियों से घिरा है। और यही कारण है कि जो बंगाल की खाड़ी से जो चक्रवात आते हैं, बंगाल की खाड़ी के चक्रवातों से अप्रभावित रहता है। क्या रहता है? अप्रभावित रहता। बंगाल की खाड़ी से जो चक्रवात आते हैं उनसे क्या रहता है? अप्रभावित रहता है। तो यह भारत का सबसे गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह है। ये हाथी पहाड़ियों से घिरा होने के कारण बंगाल की खाड़ी से जो भी चक्रवात आते हैं वो इस बंदरगाह तक नहीं पहुंच पाते। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगला जो अपना बंदरगाह है वो कौन सा है? बताओ भाई। पारादीप। पारादीप बंदरगाह है। और ये जो बंदरगाह है ये कहाँ है? उड़ीसा में। और सबसे बड़ी विशेषता है ये है कि इसे पूर्वी तट का लौह बंदरगाह कहा जाता है। लौह बंदरगाह कहा जाता है। पूर्वी तट का लौह बंदरगाह कहा जाता है। पूर्वी तट का लौह बंदरगाह कौन सा है? अपना पारादीप बंदरगाह। और सबसे बड़ी और विशेषता ये है कि जो छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार, और इस पठार से जो भी लौह अयस्क निकलता है, लौह अयस्क, उस लौह अयस्क को जापान के साथ, किसके साथ भाई? जापान के साथ निर्यात किया जाता है। कौन से बंदरगाह से? जापान को निर्यात किया जाता है। और ये कौन सा है? पारादीप बंदरगाह। पारादीप। और इसी कारण इसको अपन क्या कहते हैं? पूर्वी तट का लौह बंदरगाह। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अपना है कोलकाता बंदरगाह। कौन सा है? कोलकाता बंदरगाह। और ये जो कोलकाता बंदरगाह है ये भारत का एकमात्र नदीय बंदरगाह है। भारत का एकमात्र नदीय बंदरगाह। भारत का एकमात्र नदीय बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता बंदरगाह। यानी इसको मैं क्या कह सकता हूं? आंतरिक बंदरगाह भी है। आंतरिक बंदरगाह। क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे ही हम गंगा नदी की बात करते हैं, और गंगा नदी बांग्लादेश में जाती है और इधर से आती है ब्रह्मपुत्र, और इसकी एक वितरिका जो है हुगली। कौन सी है? हुगली।
और ये जो हुगली इसकी वितरिका है, इस हुगली के तट पर स्थित जो है वो कौन सा है, कोलकाता बंदरगाह। कौन सा है, कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह। और ये जो कोलकाता आपका बंदरगाह जो है, इस बंदरगाह से, इस कोलकाता बंदरगाह से सर्वाधिक जूट का निर्यात किया जाता है, सर्वाधिक 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 जूट का निर्यात किया जाता है, सर्वाधिक जूट का निर्यात किया जाता है, सर्वाधिक जूट का निर्यात किया जाता है। कौन से बंदरगाह से, कोलकाता बंदरगाह से जूट का सर्वाधिक निर्यात किया जाता है। अब समझो, इस कोलकाता बंदरगाह का भार कम करने के लिए हल्दिया, कौन सा बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह विकसित किया गया था। हल्दिया जो बंदरगाह है कोलकाता में, कहाँ है, कोलकाता में। और कोलकाता में कहाँ, हुगली नदी के मुहाने पर। कौन सी नदी, एक्चुअल में ये नदी नहीं है भाई, है ना, ये जो है हुगली, हुगली नदी के मुहाने पर, के मुहाने पर। और हुगली नदी जो है नदी नहीं है, ये गंगा की वितरिका है। और इसके मुहाने पर कौन से बंदरगाह का विकास किया गया है, हल्दिया बंदरगाह। और ये किसका भार कम करता है, कोलकाता बंदरगाह का। कोलकाता बंदरगाह जो है, इस कोलकाता बंदरगाह का भार कम करने के लिए, भार कम करने के लिए कौन से बंदरगाह का विकास किया गया है, हल्दिया बंदरगाह का। कौन सा बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह। नेक्स्ट, यहां हमने कंप्लीट किए टोटल सात बंदरगाह हमने किए, जिसमें सबसे पहले कहा तूतीकोरन है, चेन्नई है, एन्नोर, तीनों तमिलनाडु में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद हमने कहा पारादीप उड़ीसा में है, और हल्दिया और कोलकाता पश्चिम बंगाल में। अब देखो, यहां आपको एक बंदरगाह मैं और करवाता हूं, पोर्ट ब्लेयर, है ना, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश में स्थित बंदरगाह है, एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश में स्थित बंदरगाह, केंद्र शासित प्रदेश में स्थित बंदरगाह कौन सा है, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर जो बंदरगाह है वो कहाँ है, कहाँ है, अंडमान निकोबार, अंडमान अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। और यहाँ पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह स्थित है, जो भारत का एकमात्र है केंद्र शासित प्रदेश। और पोर्ट ब्लेयर जो है ये अंडमान निकोबार की राजधानी भी है भाई, क्या है, राजधानी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है ये कौन से द्वीप पर है, तो आपको बताना है दक्षिणी अंडमान पर। कहाँ है, दक्षिणी अंडमान। और दक्षिणी अंडमान वही द्वीप है जिस पर पोर्ट ब्लेयर राजधानी स्थित है, और ये वही है जहां केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है, केंद्रीय कृषि अनुसंधान, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वो कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर में। और पोर्ट ब्लेयर जो है ये अंडमान निकोबार की राजधानी है और दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। इसी के साथ अगर आपसे पूछा जाता है भारत की कृषि अनुसंधान, तो आपको बताना है नई दिल्ली। मैंने डिटेल से आपको बता रखा है जो अपने कृषि के वीडियो हैं। लास्ट में आपको नोट करना इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आपसे पूछी जाएगी, वो लिखना है। क्या लिखना है कि पश्चिमी जो तट है, पश्चिमी तट पर स्थित, पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह है, पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह है, पश्चिमी तट के जो बंदरगाह है ना, जो बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है, बंदरगाह है।
केवल केवल नहावा सेवा बंदरगाह को छोड़कर, बंदरगाह को छोड़कर। दूसरा हम लिखेंगे यही एक नोट, पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह है, स्थित बंदरगाह है, बंदरगाह है, कृत्रिम है, कृत्रिम है, केवल केवल विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम बंदरगाह को छोड़कर, बंदरगाह को बंदरगाह को छोड़कर। और इसी के साथ हमने अपना ये कंप्लीट भारत के प्रमुख जो बंदरगाह हैं ये टॉपिक हमने कंप्लीट किया। और